हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन। ऐसे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर इसमें दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो कॉन्फॉर्मेशंस की बात होती है, कॉन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो 3D में मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की बात करता है। स्पेस में मॉलिक्यूल किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से होते हैं, उनकी बात स्पेस में करता है। तो उसको 2D अपनी किताब या अपनी कॉपी या बोर्ड पे उसको समझने, 2D में उसको समझना थोड़ा सा बच्चों को विजुलाइज करने में दिक्कत होती है। तो इस टॉपिक को आज हम मॉडल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ है, कॉन्फॉर्मेशन होती क्या है, किस तरह से स्पेस में वो दिखते हैं मॉलिक्यूल, वो हम एक मॉडल से उसको स्पेस में विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से हमें चीज़ें समझ आए और इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम अच्छे से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन। ठीक है, अब कॉन्फॉर्मेशन की बात करने से पहले अब छोटी छोटी बेसिक चीजें पहले हमें जो पता होनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉन्फॉर्मेशंस हमारे पास बच्चों, एक अगर मैं बात करूं, ये एक पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। किसका पार्ट है? ये है पार्ट है एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? स्टीरियो का मतलब होता है 3D, स्टीरियो का मतलब होता है 3D। तो सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई हमें कि स्टीरियो का मतलब है 3D। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो जनरेट होती है स्पेस में, ऐसी आइसोमेरिज्म जो जनरेट होती है स्पेस में, स्पेस में जनरेट कैसे होगी? 3D में कोई आइसोमेरिज्म कैसे जनरेट होगी? किसी मॉलिक्यूल को डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट जो स्पेस में हो सकती हैं, किसी मॉलिक्यूल की डिफरेंट अरेंजमेंट जो स्पेस में हो सकती हैं, जो 2D में हम नहीं देख पाते हैं। 3D में जो मॉलिक्यूल तो 3D में एग्जिस्ट करता है, पूरा मॉलिक्यूल 3D में एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा। तो 3D में किसी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी कैसी हो सकती हैं, एक मॉलिक्यूल की जो अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं, उस अलग अलग अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 3D में स्पेस में उसकी आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल वही है पर उसके बनने का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल लगने का तरीका अलग अलग होगा, स्पेस में लगने का तरीका अलग अलग होगा। मॉडल के साथ समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से और अच्छे से समझ आएगी ये चीजें। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लेंगे हम कि कोई भी ऐसी आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल की कोई भी ऐसी आइसोमेरिज्म जो स्पेस में उसकी अरेंजमेंट अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उसी का एक पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसी का एक पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब बात तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन होने पे जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट अलग अलग होगी। एक सिंगल बॉन्ड की, सपोज ये बॉन्ड है, इसकी अगर इसकी रोटेशन होने पे जो अलग अलग अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की आती है, उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब एग्जांपल्स इन चीजों को विजुलाइज करके समझेंगे, इथेन और एन ब्यूटेन को, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, इसकी कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकती है स्पेस में, किस तरह की अरेंजमेंट होती है और उनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जो इसको अरेंजमेंट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उन सबको एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। अपने मेन टॉपिक है हमारा इथेन और एन ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इथेन और एन ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, उसके बाद क्या क्या एनर्जी चेंजेस हैं, एनर्जी का क्या क्या फैक्टर है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी अरेंजमेंट इसकी पॉसिबल हो सकती है, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है जी, तो पहली बात करते हैं अपनी पहले मॉलिक्यूल पे। पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास इथेन का। ठीक है बच्चों, अब इथेन का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 CH3 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 CH3। ये है हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास आ गया इथेन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब इस इथेन को अगर मैं लिख दूं, इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये 3 H है, ये 3 H है हमारे पास, ये है हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर? सिंपल सी बात है, इथेन का मॉलिक्यूल है C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हमें पता है हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की? sp3। sp3 का मतलब क्या है? हर कार्बन के पास 4 ऑर्बिटलें हैं, हर कार्बन के पास
sp3 की 4 ऑर्बिटलें हैं। यहां तक बात क्लियर, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे, पूरा आराम से समझेंगे, इस कंसेप्ट को आराम से समझिएगा, विजुलाइज करके समझिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ये C2H6 आ गया हमारे पास, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारे पास, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3, हर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, 4 ऑर्बिटलें हैं उसके पास, 4 ऑर्बिटलें हैं। 4 कौन सी ऑर्बिटलें? sp3 की 4 ऑर्बिटलें हैं। तो अगर मैं दोनों कार्बनों की बात करूं तो ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजनों के साथ इसने 3 sp3 कहां चलेगी? 3 हाइड्रोजनों के पास, ठीक है। इस कार्बन की भी 3 sp3 की बॉन्ड बन गया 3 हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और कार्बन के sp3 के साथ सिंगल बॉन्ड 3 बन के कार्बन के, और जो एक sp3 है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के जो sp3 और sp3 के बीच का जो बॉन्ड है, sp3 और sp3 का जो ये बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमें बॉन्ड हमारा इंटरेस्ट है। इसकी रोटेशन करके हम देखेंगे, इसकी रोटेशन हम करके देखेंगे। अब यहां पे समझिए, ये वाला जो बॉन्ड है CH3 और CH3 के बीच में, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, जब इस बॉन्ड में रोटेशन होती है, इस बॉन्ड में स्पेस में रोटेशन होती है इथेन के मॉलिक्यूल में, तो क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या कॉन्फॉर्मेशंस आती हैं, जो अलग अलग अरेंजमेंट आती है उस बॉन्ड की रोटेशन के बाद, जो अलग अलग अरेंजमेंट आती है मॉलिक्यूल, इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर, उस हर अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन, इथेन की कॉन्फॉर्मेशन। तो इस बॉन्ड की रोटेशन के बाद जो जो अरेंजमेंट आती है उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन, और क्या क्या अरेंजमेंट आ सकती हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड की रोटेशन को, अगर इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड की रोटेशन को हम रोटेट करें, घुमाएं इस बॉन्ड की, तो CH3 की अरेंजमेंट किस तरह से घूमेगी, किस तरह की अरेंजमेंट उनमें हो सकती है, उन हर अरेंजमेंट को हम कहते हैं इथेन की कॉन्फॉर्मेशन। इथेन क्या, किसी भी मॉलिक्यूल के सिंगल बॉन्ड होने के बाद जो रोटेशन के बाद अरेंजमेंट आती है अलग अलग उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, वो उसकी कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर, समझ आ गई? अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं। मैंने कहा CH3, ठीक है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को आपको रिप्रेजेंट करूं, इस मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट करूं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 CH3 आगे, 3 CH3 पीछे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, सपोज ये हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड का ये CH3 मॉलिक्यूल है। देखिए बच्चों, ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये एक अरेंजमेंट है इसकी। अब हमें ये वाला बॉन्ड रोटेट करना है, ये वाला बॉन्ड रोटेट करना है। इस बॉन्ड को रोटेट करने पे हमारे पास क्या क्या कॉन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पहली अरेंजमेंट है, इसको समझिए। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इस वाले पीछे वाले कार्बन की जो 3 हाइड्रोजन वो एग्जैक्टली इसके पीछे है, एग्जैक्टली इसके पीछे है। मतलब क्या है, ये वाला हाइड्रोजन इसके बिल्कुल पीछे है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसको एक्लिप्स कर रहा है, इसको छुपा रहा है अपने पीछे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये इसकी पहली अरेंजमेंट है। अभी मैंने बॉन्ड को रोटेट नहीं किया, ये इसकी पहली अरेंजमेंट है। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब जो हाइड्रोजन है एग्जैक्टली दूसरे हाइड्रोजन के पीछे वाले हाइड्रोजन के पीछे है, उस वाली अरेंजमेंट के इथेन को, उस वाली कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है हाइड्रोजन के, ठीक है। अब इस वाली कॉन्फॉर्मेशन को, चाहे कोई भी कॉन्फॉर्मेशन है, उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको 2D में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, 2D में अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या कहता है? उसको 2D में अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से करेंगे आप। अगर 2D में आप किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे, मतलब आगे वाला कार्बन को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स मतलब क्या है? पीछे वाला कार्बन भी, हाइड्रोजन भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पीछे है, ठीक है। ये आ गई एक्लिप्स की न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन तीनों पीने के लगे हाइड्रोजन, ठीक है। ये आ गई इसकी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। यहां तक बात क्लियर बच्चों? ये आ गई इसकी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ये है इसकी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स्ड क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है पीछे वाले हाइड्रोजन को बिल्कुल उसने रोका हुआ है, उसको बिल्कुल एक्लिप्स किया, छुपा के रखा हुआ है, पीछे वाले हाइड्रोजन को छुपा के रखा हुआ है। अब मैंने कहा कि कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म होती कैसे है? जब सिंगल बॉन्ड की रोटेशन होती है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन होती है। तो इस केस में अगर मैं एक 60 डिग्री का रोटेशन दे दूं, 60 डिग्री का रोटेशन दे दूं, 60 डिग्री के रोटेशन पे क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन इसके पीछे नहीं है, बिल्कुल
इसके पीछे नहीं है, साइड में। ध्यान से देखिए, अगर मैं 60 डिग्री रोटेशन देने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन इसके पीछे नहीं रही। तो अगर ये इसकी प्रोजेक्शन में बात करूं, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको देखने की कोशिश करूं, तो ये किस तरह से आएगा, ये है आगे वाला कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, ये पीछे वाले कार्बन को सर्कल लगाया। अब ये क्या हुआ, बिल्कुल साइड में है, यहां पे और यहां पे, ठीक है। इस वाली कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, इस वाली कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 2D में दो तरीके से हम प्रोजेक्शन देते हैं, 2D में कॉन्फॉर्मेशन की दो तरीके से प्रोजेक्शन देते हैं। अगर हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करें 2D मॉलिक्यूल को, तो वो कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर हम इस तरह से मॉलिक्यूल को देखें, साइड से मॉलिक्यूल को देखें, उसको हम कहते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या आएगा, एक्लिप्स साइड से कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल आगे वाली हाइड्रोजन बिल्कुल क्या है, पीछे वाली हाइड्रोजन की पीछे, ये इसकी आगे एक्लिप्स फॉर्म, ठीक, ये इसके आगे एक्लिप्स फॉर्म। सिमिलरली ठीक है, ये आ गई इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। आई होप आपको समझ आया होगा। मॉलिक्यूल को इस तरह से विजुअलाइज करिए, एक कार्बन आगे, एक कार्बन पीछे, कार्बन के पास लगे 3 हाइड्रोजन, जो बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोजन को एक्लिप्स करिए, छुपा रही है, उस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स फॉर्म। और जब इसको 60 डिग्री के रोटेशन करने के बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन अब पीछे नहीं रही, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इथेन में ये वाली एक्लिप्स्ड है और ये वाली स्टैगर्ड है। और अब इस बॉन्ड को जरूरी थोड़ी 60 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। तो इथेन के मॉलिक्यूल में एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को छोड़ के अगर रोटेशन के बाद कोई भी कॉन्फॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं स्क्यू। इथेन की स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, सिंपल, अगर वो एंटी भी नहीं, सॉरी एक्लिप्स्ड भी नहीं है, स्टैगर्ड भी नहीं है, एक्लिप्स्ड भी नहीं है, स्टैगर्ड भी नहीं है, उसके बीच की रोटेशन का कोई भी कॉन्फॉर्मेशन है, उसको हम कहते हैं स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, उसकी इथेन के मॉलिक्यूल की, ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझते हैं हम, सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स या स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। सोचिए, अपना एक और कंसेप्ट को समझिए। अगर ये एक्लिप्स्ड है तो हाइड्रोजन ज्यादा पास आ रहे हैं, अगर एक्लिप्स की कॉन्फॉर्मेशन है तो हाइड्रोजन ज्यादा पास आ रहे हैं। जब ये कॉन्फॉर्मेशन स्टैगर्ड हो जा रही है, तो हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो जब पास होंगे तो रिपल्जन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ज्यादा होगी, जब दूर होंगे तो रिपल्जन कम होगी। तो जो इसके और इसके बीच की जो, अब ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, एक्लिप्स और स्टैगर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, मतलब लो एनर्जी में है। बात समझ में आ गई, लो एनर्जी में क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में दूर हैं। जैसे ही पास आए वैसे ही वो रिपल्जन शुरू होगी। तो एक्लिप्स फॉर्म में क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। और जो स्क्यू फॉर्म होती है वो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की उनकी एनर्जी होती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ये बात क्लियर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर, ठीक है जी, ये बात हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। और इसमें कुछ 2 टर्में और आती हैं। एक टर्म आती है हमारे पास, जो आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम कहते हैं टॉर्जनल एंगल, टॉर्जनल या डायहेड्रल एंगल, टॉर्जनल या डायहेड्रल एंगल कौन सा है, आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं टॉर्जनल एंगल या डायहेड्रल एंगल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और रोटेशन के बाद एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं टॉर्जनल एनर्जी। ये बात तो हमें क्लियर होगी कि एक कम एनर्जी में, एक ज्यादा एनर्जी में, तो कम और ज्यादा एनर्जी के बीच का जो गैप है, उसको हम कहते हैं टॉर्जनल एनर्जी। इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में समझाऊं, टॉर्जनल एंगल आपको समझ आ गया, आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, यहां से देखिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है उसको हम कहते हैं
टॉर्जनल एंगल, जब ये स्टैगर्ड में आएगा तो कितना होगा 60 डिग्री, स्टैगर्ड में कितना आएगा 60 डिग्री, एक्लिप्स में कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल। सिमिलरली जो एनर्जी है एक्लिप्स तो स्टैगर्ड के बीच की जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं टॉर्जनल एनर्जी, टॉर्जनल एनर्जी। यहां तक बात क्लियर, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली आपको बताऊं, देखिए ग्राफिकली अगर आप इस चीज को समझेंगे, ग्राफिकली देखिए, अगर वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे रोटेशंस हैं, यहां पे रोटेशंस हैं, तो क्या होगा सबसे लोअर एनर्जी पे कौन सा आएगा स्टैगर्ड। स्टैगर्ड पे क्या, जैसे ही हम एक्लिप्स की तरफ बढ़े एनर्जी बढ़ती गई और जैसे ही हम नीचे आए हमें यहां पे मिल गया हमें स्टैगर्ड, यहां हमें मिल गया एक्लिप्स। स्टैगर्ड और एक्लिप्स, और ये जो एनर्जी है बीच की, ये जो बीच की एनर्जी है इसको हम कहते हैं टॉर्जनल एनर्जी, टॉर्जनल एनर्जी। इथेन के केस में 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है इथेन के केस में, ठीक है बच्चों। तो ये एनर्जी हमारे पास टॉर्जनल एनर्जी है, टॉर्जनल स्ट्रेन। एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरी कॉन्फॉर्मेशन में जाने में जो एनर्जी लगती है वो है टॉर्जनल एनर्जी या टॉर्जनल स्ट्रेन। और आगे वाले हाइड्रोजन या पीछे वाले मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है उसको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, यहां तक बात होगी हमारी क्लियर, ठीक है। अब ये तो था सिंपल सा केस इथेन का। इथेन में कितने हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन आई 3, एक्लिप्स, पहली एक्लिप्स, एक्लिप्स में क्या हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे, दूसरी स्टैगर्ड 60 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में, तीसरा कौन सा है उन दोनों को छोड़ के और कोई भी कॉन्फॉर्मेशन है वो होती है हमारे पास स्क्यू। वो 60 से लेके कोई भी एंगल हो, उसको 0 से लेके 60 के बीच में जो भी एंगल है उसको हम कहेंगे स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। और एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी हमारे पास एक्लिप्स की ज्यादा है। ज्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर स्टैगर्ड हमारे पास ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। क्यों कम है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन है वो कम होगी। यहां तक बात क्लियर, ठीक है जी। अब अगले की बात करते हैं हम, कॉन्फॉर्मेशन एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। उसमें कौन कौन से कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ब्यूटेन के। आइए बच्चों अब अगली कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं हम एन ब्यूटेन की, ठीक है। एन ब्यूटेन में कौन कौन सी कॉन्फॉर्मेशन आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते, उनके बारे में बात करते हैं। कॉन्फॉर्मेशन हमने पहले डिस्कस किया कि सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के बाद जो अरेंजमेंट मॉलिक्यूल में अलग अलग होते हैं उनको हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल की कॉन्फॉर्मेशंस। तो इसी तरह से हम ब्यूटेन में देखते हैं कि ब्यूटेन में कौन कौन सी कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है, उनके बारे में बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं एक बार। आइए, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है हमें पता है, C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है ब्यूटेन का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब मैंने बात की थी इथेन के केस में क्या था, कार्बन था CH3 CH3 CH3, ये थी हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल C2H6, ठीक है। उसकी कॉन्फॉर्मेशन हम कौन से देखी थी, इस बॉन्ड के अराउंड हमने उसकी कॉन्फॉर्मेशन देखी थी। इस बॉन्ड की रोटेशन के बाद जो अरेंजमेंट है वो हमने देखे थे इथेन के केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर ब्यूटेन को भी मैं उससे रिप्रेजेंट उसी तरह कोशिश करूं देखने की, तो अगर मैं इस H की जगह पे CH3 मान के चलूं, अपनी विजुअलाइजेशन के CH3 मान के चलूं, ब्यूटेन आ गया हमारे पास, ब्यूटेन आ गया। ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन आ गया हमारे पास, ठीक है। सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो ये sp3 और ये sp3 का सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी रोटेशन पे हमारे पास क्या क्या कॉन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल में आती हैं, क्या क्या कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास मॉलिक्यूल में आती हैं, वो हम स्टडी करते हैं। इस वाली बॉन्ड के रोटेशन पे CH2 और CH2 के बीच का जो बॉन्ड है उसके बीच के रोटेशन, उस बॉन्ड के जो बीच की जो रोटेशन होती है उसके बाद जो ब्यूटेन एन ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में आती हैं, उन अरेंजमेंट उन कॉन्फॉर्मेशंस क्या क्या आती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज को। इथेन से सिमिलरली अगर इथेन के केस में क्या था, H की जगह पे CH3 था, यहाँ पे H की जगह पे CH3 था, बाकी सारी चीजें सेम थी, ठीक है। बात क्लियर। अगर रिप्रेजेंटेशन की ही बात करूं, मैं रिप्रेजेंटेशन की ही बात करूं, मैंने पिछले में क्या था, ऑरेंज बॉल थी एक CH3, उसकी जगह पे कार्बन CH3 लग गया, एक CH3 आगे लग गया, एक CH3 पीछे लग गया, ठीक है। बात क्लियर। दो हाइड्रोजन, ये कार्बन का CH2, इसका लगा CH3, ये कार्बन, इस दो हाइड्रोजन और एक CH3, ये हमारे पास 4 कार्बन और ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी कॉन्फॉर्मेशन को हम
न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली कॉन्फर्मेशन हमारे पास क्या आएगी, जब CH3 के पीछे बिल्कुल CH3 है और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसकी बात करूं तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये CH3 मॉलिक्यूल है, इसके पीछे CH3, ठीक है, इसके पीछे बिल्कुल CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। तो ये पहली कॉन्फर्मेशन आ गई जब बिल्कुल CH3 के पीछे CH3 है, H के पीछे H है। समझिए इस चीज को, CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H। तो इस कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये आ गई पहली। जब मैंने इसको 60 डिग्री के रोटेशन पे रोटेट किया, 60 डिग्री की रोटेशन पे इसको रोटेट किया, 60 डिग्री की रोटेशन पे क्या हुआ, 60 डिग्री की रोटेशन पे इसको रोटेट करने पे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास CH3 ये एक ऐसे ही था आगे वाला, ठीक है। अब 60 डिग्री की रोटेशन पे क्या हुआ बच्चों, ये थी हमारे पास एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। 60 डिग्री पे क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास CH3 यहां पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं गॉश। ये कॉन्फर्मेशन है हमारे पास गॉश, ठीक है। अब नेक्स्ट 60 डिग्री पे क्या हुआ, अब नेक्स्ट 60 डिग्री पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे कार्बन और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, CH3 सेम जगह पे है, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और यहां पे मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन। इस तरह से कॉन्फर्मेशन आई हमारे पास, इस तरह से हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन ग्रुप और एक जगह हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। इस वाली कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारे पास पार्शियल एक्लिप्स। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फिर 60 डिग्री की रोटेशन, फिर से 60 डिग्री की रोटेशन। अब क्या हुआ 60 डिग्री रोटेशन होने पे हमारे पास ये CH3 सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3 आ गई इसके पीछे और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं एंटी। ये कॉन्फर्मेशन है हमारे पास एंटी कॉन्फर्मेशन, हाइड्रोजन के पीछे बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में, बिल्कुल। उसको नेक्स्ट क्या होगा, फिर से 60 डिग्री रोटेशन। अब क्या हुआ, इस कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे कार्बन और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ गई CH3 इस तरह से, ठीक है। ये फिर से क्या आ गई, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से 60 डिग्री की रोटेशन, फिर से 60 डिग्री की रोटेशन। तो हमारे पास लास्ट फिर से आती है एक और गॉश फॉर्म, एक और गॉश फॉर्म। तो एन ब्यूटेन के केस में इस तरह से हमारे पास रोटेशनें चलती हैं। एन ब्यूटेन के केस में हमारे पास इस तरह से रोटेशनें चलती हैं। एन ब्यूटेन के केस में हम इस तरह से विजुलाइज करके हर बॉन्ड को रोटेट करके देखें सिंगल बॉन्ड पे, तो जो जो कॉन्फर्मेशन हमारे पास आती हैं वो इस तरह की कॉन्फर्मेशन हमारे पास आती हैं। फुली एक्लिप्स, गॉश, पार्शियल एक्लिप्स, एंटी, पार्शियल एक्लिप्स एंड गॉश फॉर्म, ठीक है। अब इनको अगर मैं बॉन्ड एंगल से समझने की कोशिश करूं, बॉन्ड एंगल से समझने की कोशिश करूं, तो इस केस में फुल्ली एक्लिप्स्ड में CH3 और CH3 के बीच में आता है 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल, बिल्कुल पीछे है 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल। CH3 और CH3 गॉश की फॉर्म में, गॉश फॉर्म में इसके बीच में आता है 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा है, ठीक है। पार्शियल एक्लिप्स में CH3 और CH3 के बीच में आता है 120 डिग्री का डायहेड्रल एंगल, टॉर्जनल एंगल कितना आता है 120 डिग्री का। यहाँ पे क्या है एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म में CH3 और CH3 के बीच में आएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है। पार्शियल एक्लिप्स में सेम, पार्शियल एक्लिप्स में कितना आता है 120 डिग्री, गॉश फॉर्म में फिर से कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बातें क्लियर होगी, ठीक है बच्चों।
ये चीज हमारे पास क्लियर होगी। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इन्हीं पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे? जैसे इथेन के केस में किया था, जब मॉलिक्यूल पास होंगे तो उनमें रिपल्जन ज्यादा होगी, रिपल्जन ज्यादा होगी तो वो रिपेल करेंगे, स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर मैं 6 के 6 में देखूं तो जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है हमारे पास, उसमें दो बड़े मॉलिक्यूल CH3 और CH3 सबसे ज्यादा पास हैं। उसमें CH3 और CH3 सबसे ज्यादा पास हैं। CH3 और CH3 अगर सबसे ज्यादा पास होंगे तो रिपल्जन सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी अगर किसकी होगी, एक्लिप्स फॉर्म, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म की। बात क्लियर? फुल्ली एक्लिप्स की सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स क्यों? बेशक CH3 दूर है, पर CH3 और हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा पास है, कोई दो एटम तो पास है। CH3 बड़े थे, बड़े पास है, तो ज्यादा रिपल्जन हुई, तो ज्यादा एनर्जी पे चला गया, कम, सबसे कम स्टेबल हो गया। उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ी सी कम एनर्जी होगी पार्शियल एक्लिप्स की क्यों होगी? क्योंकि उसमें भी CH3 और हाइड्रोजन है तो पास, चाहे CH3 बड़े मॉलिक्यूल नहीं, पर CH3 और H में तो रिपल्जन होगी, वो आपस में पास है। तो नंबर 2 पे आएगा पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है। उसके बाद गॉश, CH3 और CH3 60 डिग्री की दूरी पे, हाइड्रोजन सारे आपस में 60 डिग्री की दूरी पे है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं। उसके बाद गॉश फॉर्म, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो एंटी, क्योंकि जो दो बल्की ग्रुप है सबसे ज्यादा दूर कब आ रहे हैं, CH3 और CH3 सबसे ज्यादा दूर कब आ रहे हैं, एंटी फॉर्म में। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा एंटी फॉर्म। उसकी एंटी फॉर्म जो होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। टॉर्जनल एंगल या डायहेड्रल एंगल जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री का। अब इन सभी चीजों को बच्चों अगर मैं ग्राफ के थ्रू एनर्जी को समझूं, ग्राफ के थ्रू एनर्जी को समझ आ गया ग्राफ, यहां पे रोटेशंस, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने कौन सा कहा, सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे पास एंटी फॉर्म। एंटी को मैंने शुरू किया, ठीक है, एंटी को मैंने शुरू किया, एंटी से मैं गया पार्शियल एक्लिप्स पे, ये आ गया मेरे पास पार्शियल एक्लिप्स के बाद मैं आ गया गॉश फॉर्म पे, यहां पे मेरे को मिली गॉश फॉर्म। और जो सबसे कम स्टेबल थी वो कौन सी थी, फुल्ली एक्लिप्स्ड। सबसे कम स्टेबल कौन सी थी, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये मेरे पास गॉश फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये है मेरे पास एंटी, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी पे। एंटी के बाद गया मैं पार्शियल एक्लिप्स की एनर्जी, उसका फिर से गॉश पे है। गॉश और एंटी में एनर्जी डिस्टेंस कम है, पर एंटी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, गॉश उससे थोड़ा सा कम स्टेबल है, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी पार्शियल एक्लिप्स की, और सबसे ज्यादा एनर्जी है फुल्ली एक्लिप्स की। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बात क्लियर? ठीक है जी। और ये एनर्जी है, ये जो टॉर्जनल एनर्जी है, ये आती है हमारे पास 4.5 से 6 किलो कैलोरी पर मोल, 4.5 से 6 किलो कैलोरी पर मोल। और गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म की जो एनर्जी है बच्चों वो है 0.8 किलो कैलोरी पर मोल, 0.8 किलो कैलोरी पर मोल। और जो एंटी और इसके बीच की एनर्जी है, पार्शियल एक्लिप्स के बीच की एनर्जी है, वो मेरे पास आती है 3.5 किलो कैलोरी अराउंड पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये थी दोनों कॉन्फर्मेशन, आपको आई होप समझ आई होंगी, सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और लेक्चर में सच में समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू बच्चों।